आज हमारे साथ है भाभी जी घर पर है कि एक्टर सलीम जैदी जो टीलू बनकर हमारी जिंदगी में काफी खुशियां बिखेर रहे हैं। वेलकम टू लहरे। थैंक यू कनिका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि तनख्वाह मिली आपको या नहीं। कसम खा के कह रही हूँ कनिका, उस भुतने वाले ने जिसका नाम है मनमोहन तिवारी, उस कंजूस सेठ ने अभी तक 6 महीने की तनख्वाह न दी। तुमसे वादा कर रही हूँ, जिस बार वो मुझे मिलेगा उसके गुर्दे पटक पकड़ के लटक जाऊंगा, तनख्वाह लेके रहूंगा। चलिए। और आप इस वक्त कहाँ पर आप शूटिंग कर रहे हैं? अभी एक शेड्यूल निपटा कर आए हैं। सूरत में शूट चल रहा था हमारा। कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल है, और अब 8 से वहां पर शेड्यूल लग रहा है। ओके। तो सूरत में जब आप शूटिंग कर रहे थे तो क्या वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर वहां पे शूटिंग करना आसान था? बहुत आसान था, क्योंकि 5 स्टार होटल था। होटल के अंदर शूट हुआ, क्योंकि जो स्टोरी थी वो थी सक्सेना का बर्थडे। तो उसने सबको इनवाइट किया 5 स्टार होटल में। तो सब होटल के अंदर थे और हाईवे पे होटल था, इसलिए जो सिटी से काफी दूर था, तो लोगों का डिस्टरबेंस भी नहीं था। अच्छे से शूट रहा, बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की। जी। और ऐसे में आपको इससे भी राहत मिली होगी कि वहीं पे आप रह रहे हैं, वहीं पे शूटिंग कर रहे हैं, मुंबई के ट्रैफिक से बच रहे हैं फिलहाल। मुंबई के ट्रैफिक से या बस ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा अलग से लोकेशन मिली, क्योंकि कंटिन्यू हम अपने सेट पर शूट कर रहे थे। तो मौका मिला कि कहीं दूर जाकर शूट किया जाए, तो उसको भी हमने एंजॉय किया, मजा आया। ओके। और घर का खाना मिस करते थे? जाहिर सी बात है, बेगम साहिबा के हाथ का खाना कौन मिस नहीं करता है। और ये तो हकीकत है कनिका, कि हम चाहे 5 स्टार में रहें या कहीं पर भी रहें, जो घर का खाना होता है, घर के लोग होते हैं, घर का माहौल होता है, और इबादत होती है, ऊपर वाले को जो याद किया जाता है, जिस तरह से घर पे इबादत हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान 1-2 दिन तो रह सकता है, लेकिन जब 8-10 दिन हो जाते हैं तो घर की याद आने लगती है। जी। और आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? आपकी हाल ही में बहुत रिसेंट ही शादी हुई थी। जी, बहुत शुक्र है मालिक का, उस रब का, उस ईश्वर का। उसने बहुत ही प्यारा हमसर दिया है, शरीक हयात दिया है, जो बहुत ख्याल रखता है। और लॉकडाउन में मैं उन्हीं के साथ लॉक हुआ हूँ। जी। और सेट पर जैसे जब आप लोग साथ में होते हैं, आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी है? वैसे तो देखिए, सभी के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पर किसी को रेस्पेक्ट दी जाती है, कहीं पर किसी के साथ मस्ती की जाती है, कहीं पर किसी को बड़े भाई का दर्जा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा हर किसी के साथ अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग है। आसिफ भाई जो एक बड़े भाई का रोल अदा करते हैं, और सानंद भाई जो सक्सेना है वो भी बड़े भाई। तो हमारी जो मस्ती रहती है, प्रेम भाई, टीका, मलखान और डॉक्टर साहब, इन सब के साथ खूब मस्ती रहती है। और कहीं पर कुछ भी होता है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मजा आता है। खाना भी ज्यादातर हम लोगों ने साथ ही खाया। और शो तो जैसे बहुत कॉमेडी है, लेकिन सेट पर आपकी कितनी कॉमेडी रहती है? मैं क्या बताऊं, यहाँ पर कनिका जो राइटर हैं हमारे मनोज संतोषी सर, जो लिख कर भेजते हैं, तो जब हमारी रीडिंग होती है तो उसी टाइम बहुत हंसी आने लगती है और थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कमाल का ये शो है, बहुत कमाल की राइटिंग है, करने में मजा आता है। और हम जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो पहले हम खुद ही हंस लेते हैं जितना हंसना होता है, उसके बाद शूट होता है, और हमें पता चल जाता है कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। जी। और ये रोल आपको कैसे मिला था? ये रोल मैं शुक्रगुजार हूँ। उस टाइम जब ये पायलट बन रहा था, तो हमारे डायरेक्टर राजन वागधरे सर उस टाइम पायलट शूट कर रहे थे, तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था टिल्लू के लिए। लेकिन जब ये शूट शुरू हुआ, तब राजन जी ने नहीं, शशांक बाली सर ने इसे डायरेक्ट किया। तो उन्होंने टिल्लू को टिल्लू बनाया। मतलब कि जो आवाज आप सुनते हो, टोन जो लोगों के दिलों को छू जाती है, मैग्नेटिक वॉइस कहा जाता है, कि एकदम दिल पे लगती है। तो उसका शुक्रगुजार हूं मैं शशांक बाली सर का, कि उन्होंने एक एक मतलब स्केच तैयार किया टिल्लू का, आवाज के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए। तो कुल मिलाकर मैं, राइटर ने इस टिल्लू को जन्म दिया, और इसको जो पाला है, पोसा है, वो शशांक बाली सर ने नाम दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्शन डिपार्टमेंट का, राइटर जो है मनोज संतोषी सर का, बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और इसमें आपका जो एक्सेंट है ऑब्वियसली काफी अलग है, जैसे कि आपने भी बोला और दर्शकों को भी पता है। तो इस एक्सेंट से आप कितना वाकिफ थे पहले से, या फिर आपको कितनी प्रिपरेशंस करनी पड़ी इसके लिए? सब ये कह रहे थे कि फिल्मों में, सीरियल में बहुत सी नौकर बन चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा। गोविंदा हीरो नंबर 1 में नौकर बने थे घर पे, और भी पाकिस्तानी सीरियल भी बहुत हैं जिसमें नौकर बने, फिल्में भी बहुत हैं, जॉनी लीवर। तो सर का ये कहना था कि अगर दर्शकों के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो इन सबसे हटकर होना चाहिए, जो अब तक किसी ने ना किया हो। तो मैं उस रब्बुल आलमीन, जो ईश्वर गॉड है, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने जो टिल्लू का वॉइस दिया वो ऐसा दिया जो इससे पहले किसी का कॉपी नहीं किया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टिल्लू का जो किरदार है उसने जन्म लिया है। अब लोग कॉपी करने लगे हैं, बहुत सी जगह पर देखने को मिलेगा कि लोग टिल्लू की कॉपी करते हैं, जो अंदाजे बयां है या आवाज है, जो मॉड्यूलेशन है, जो भी कह लीजिए। तो इसका बड़ी मेहनत की गई। शशांक सर ने कहा थोड़ी सी आवाज चेंज करो, 10 तरह की आवाजें निकाली। फिर यार कसम खा के कह रही हूँ सर, इतनी आवाजें निकाल चुका हूँ, कोई तो आवाज बता जो तुम्हें पसंद आए, मैं इतनी निकाल चुका हूँ। तब बहुत सी निकालने के बाद उन्होंने कहा यही आवाज बढ़िया है, इसको तुम कंटिन्यू रखना। तो बस, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए, कसम खा के कह रही हूँ कनिका, कसम खा के कह रही हूँ, मेरे दिल में लहरें उठती हैं, लहरें, और हर लहर ये कहती है कि कंजूस सेठ का गिरेबान पकड़ और तनख्वाह निकाल। और आप आपने इंडस्ट्री में आपने शुरुआत कैसे की? इंडस्ट्री से पहले मैंने थिएटर किया है एम एस सत्यू सर के साथ, जो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। दानिश इकबाल सर का लिखा हुआ दारा शिको के कोहली सर ने उसे प्रोड्यूस किया था। नवीन गुप्ता सर ने मुझे रिकमेंड किया था कि जाके दानिश इकबाल सर से मिलो, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे जहांगीर का किरदार मिला। वो मैंने किया। थिएटर करने के बाद करते करते दिलीप शंकर सर से मेरी मुलाकात हुई, जो किंगडम ऑफ ड्रीम के केओडी जो दिल्ली में उसके डायरेक्टर थे। तो मैं साहिल लुधियानवी कर रहा था, तो उसमें मेरी उर्दू तलफ्फुज उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए मुझे कास्ट किया, सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए। यहाँ से मेरा आगाज हुआ, और बस वहां से जो आगाज हुआ उसके बाद चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़ फिल्में की, कॉमर्शियल एड अमिताभ के साथ, रणबीर कपूर के साथ, आमिर के साथ, और फिर आ गया आपका टिल्लू। और टिल्लू ऐसा आया कि उसका नशा सर चढ़कर लोगों के बोला। जी। और जब आप कोई ऐसा रोल कर जाते हैं कि वो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देता है, और फिर एक एक्टर को उस रोल से ही, अब आपको टिल्लू के नाम से ही लोग जान रहे हैं, है ना? तो जी, इसके बाद जब आप जिंदगी में आप और कॉमेडी ही करना चाहेंगे, या फिर अलग टाइप के रोल आप करना चाहते हैं? यहाँ पर जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो जो भी करेक्टर मिलता है उसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर सलाम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो भी मिलेगा मैं वो करूंगा। मैंने कोई अपना एक जोन नहीं बनाया कि मुझे सिर्फ कॉमेडी करनी है। मैं सीरियस भी कर सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ। जो भी है, जो भी करेक्टर मिलेगा मैं उसके साथ बस कोशिश करता हूँ कि इंसाफ कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं, लोगों का कहना है कि टाइमिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है जो कॉमेडी, क्योंकि कहते सब ये हैं कि सीरियस करना आसान है और निगेटिव करना आसान है, लेकिन किसी को हंसाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले ये कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जो तुम्हें मिला है, कि टाइमिंग अच्छी है और तुम्हारा डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है, तो तुम कॉमेडी में हमेशा सक्सेस रहोगे, जो लोगों का मुझे फीडबैक मिला। बट इसके अलावा जो भी काम किया है लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, एंड थैंक्स टू गॉड कि लोग पसंद करते हैं। जी। और आपने आपने ही जैसे कहा कि कॉमेडी बहुत मुश्किल है, और अभी जैसे दौर चल रहा है, इतना सैडनेस आसपास है, और आपके भी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता होगा जब आपको आपका दिन अच्छा नहीं जाता होगा, आप थोड़ा सैड फील करते होंगे न्यूज पढ़ के या किसी भी वजह से। तो जब आप सेट पे जाते हैं तो आप अपना मूड को साइड में रख के कॉमेडी कैसे करते हैं? क्या आपका प्रोसेस होता है? यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, कनिका, एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो डिप्रेशन होता है, जिसे आप तनाव कहती हैं, मुझे लगता है ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो ईश्वर से दूर होते हैं। अगर कोई इंसान ईश्वर से राब्ता कर लेता है, गॉड से कनेक्ट हो जाता है, इबादत में मशगूल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हर तरीके से हर सिचुएशन को फेस करना सीख लेता है, क्योंकि वो सोचता ये है कि फिर जो ईश्वर करेगा अच्छा करेगा। अगर वो बुरा दौर दिखा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, चारों तरफ बंद है, तो शायद ये हमारा इम्तिहान है। तो इम्तिहान के वक्त सब्र करना चाहिए। मौका मिला है कि करीब ईश्वर के पहुंच जाओ, आप काम नहीं कर रहे, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर पे हैं, तो चलो आओ,
बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, थोड़ा सा ईश्वर को जानते हैं। जब हम ईश्वर को जानेंगे तो दूसरे के दुखों को जानेंगे। आपको जब ऊपर वाला नवाजेगा तो आप उन गरीबों की खिदमत कर पाएंगे जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, खुददार होते हैं, किसी से मांगते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी, उसका शुक्र है कि कभी डिप्रेशन या तनाव जो भी है सिचुएशन, उसको मैं फेस करना जानता हूँ। और रही बात सेट पर जाके कॉमेडी करने की, तो बस वो मेरा काम है, बड़ी शिद्दत से इबादत की तरह अपने लग जाते हैं, लोगों को पसंद आती है। जी। और आपने बॉलीवुड में भी, आपने फिल्मों में काम किया है और अभी आप टीवी में एक आइकॉनिक कैरेक्टर कर रहे हैं, तो जल्दी से लोग बॉलीवुड से टीवी की तरफ आते नहीं है। हम्म। तो आप अपने इस ट्रांजिशन को कैसे देख रहे हैं, या फिर आप टीवी इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं? यहाँ कनिका जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, आप टीवी उठाकर देखें, कौन सा ऐसा कलाकार है जो टीवी पे काम नहीं कर रहा है। सलमान खान को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, बड़े बड़े अनिल कपूर हैं। अब तो ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, हर कोई काम कर रहा है। तो आज के दौर में ऑडियंस ना टीवी देख रही है, ना बड़ा पर्दा देख रही है, वो देख रही है कि अदाकारी कैसे की जा रही है, एक्टिंग कैसे की जा रही है। आप देखिए बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े स्टार की फ्लॉप हो रही हैं, और आयुष्मान खुराना जैसे, नवाजुद्दीन और पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों की फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आज की ऑडियंस ये नहीं कि सिर्फ वो फला स्टार है तो पब्लिक भाग रही है। आप अदाकारी अच्छी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, तो पब्लिक आपको देखने के लिए बेताब हो रही है। जी, बिल्कुल सही। और आप तो इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन आपको किसकी कॉमेडी पसंद है? देखिए, जॉनी लीवर, हमें जब हम कॉलेज में थे तो जॉनी लीवर की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी। राजपाल यादव बहुत अच्छी करते हैं। हमारे पापा जो थे वो महमूद साहब के बहुत बड़े फैन थे। मैंने कहा क्यों फैन इतने बड़े, तो हमने अब आकर महमूद साहब की फिल्में देखी तो भाई उनकी भी टाइमिंग लाजवाब। जॉनी वॉकर को पापा हमारे बहुत पसंद करते थे, जिन्होंने दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार के साथ बहुत सी फिल्में की हैं, तो सबकी देखी। तो जॉनी लीवर, राजपाल यादव, महमूद, और आपके अपना राजपाल, जॉनी लीवर साहब, इन सब की बहुत अदाकारी मुझे पसंद है। और किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? फिल्म वो जो थोड़ा सा दिल को छू जाए, थोड़ी सी कॉमेडी भी हो, इमोशनल भी कर जाए। दंगल है, बजरंगी भाईजान है, और हसीना मान जाएगी है, और कहो ना प्यार है, शोले है, अगर उधर देखने जाए तो मतलब फिल्में जो, मतलब देखने के बाद पता चल जाता है कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, इतना सेंस आ गया है। जी। आप मिमिक्री का भी शौक रखते हैं? अब अब नहीं करता। मैं कॉलेज टाइम में किया करता था, और ये मैंने हुनर कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया। ना मैंने सीरियल, ना फिल्मों में, ना कहीं कॉमेडी मैंने स्टैंड नहीं किया। क्योंकि मुझे मेरे शशांक बाली सर, मैंने बताया, उन्होंने कहा कि सलीम तुम्हें गॉड गिफ्टेड है, तुम्हें किसी की मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी अदायगी, तुम्हें सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, तुम उसी का इस्तेमाल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। बस कभी कभार एंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों का ऐसी राजकुमार या ऋतिक रोशन बन जाते हैं जो पब्लिक पसंद करती है। जी। और शेर और शायरी के भी शौकीन हैं आप? हाँ, उसका इल्म रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उर्दू से वाकिफ हैं, मतलब थोड़ी बहुत, जर्रा बराबर। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी शायरी की जाए, थोड़ी सी मिमिक्री की जाए, मतलब कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए बस जिंदगी चल रही खूबसूरत तरीके से। तो अपने फैंस के लिए आप कुछ सुना दीजिए। अगर मिमिक्री की बात कहें तो आप बताएं किसकी की जाए, देवानंद, राजकुमार या ऋतिक रोशन, किसकी सुनना चाहेंगे? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, अगर मान लीजिए कोई मिल गया का जो ऋतिक रोशन ने एबनॉर्मल का किरदार किया, रोहित का, वो कनिका से अगर बात करेगा तो कैसे करेगा? आएगा, कनिका, मुझे पता है तुम सबका इंटरव्यू करती हो, मेरा भी करो, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं आने वाले टाइम में तुम बहुत बड़ा स्टार बनेगा, तो मेरा इंटरव्यू लो। मैं दिल से बता रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एक बार तुम मेरा इंटरव्यू ले लो, जिंदगी भर याद करोगी। प्लीज आंटी, मेरा इंटरव्यू कर लो। आएगा, इंतजार खत्म हो गया, अब मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है। और कोई शेर फरमा दीजिए। शेर क्या, यहाँ पर मैं एक शेर के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मेरा शेर नहीं है, गालिब साहब का शेर है, कि इंसान जो है दूसरों की कमियां तलाश करता है। तो गालिब साहब ने कहा है कि मतलब दूसरों की कमियां तलाश करने से पहले पहले अपने आप को तो देख लो। तो वो कहते हैं कि
उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। बहुत खूब। लोग अपने आप को नहीं देखते, दूसरों की कमियां निकालना शुरू कर देते। कभी आईना तो देखो मेरी जान, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। जी। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, जो ईश्वर की जात है, जो खुदा की जात है, क्योंकि जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। और जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। और अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। तो उसकी जात पर यकीन करो, कामयाब है। जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आपको तनख्वाह मिलेगी। अगर तनख्वाह नहीं मिली तो कसम खा के कह रही हूँ कनिका, तुम्हारे कानों के बुंदे निकाल के ले जाऊंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, मैं बता रही हूँ। लॉकडाउन में वैसे ही हालत खराब चल रही है। चिंता मत करो, वापस कर दूंगा जब तनख्वाह मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। थैंक, बाय।